नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम गोवा के बारे में। तो कुछ लास्ट 1 से 2 हफ्ते के बीच बीच में आपने ये बहुत सारे रील्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, जहाँ पे गोवा काफ़ी चर्चा में है। ऑल्दो गोवा हमेशा चर्चा में रहता है अपनी हॉलिडे वाइब्स को लेके, हॉलिडे लोकेशन की सिग्निफिकेंस को लेके। बट ऐसा लग रहा है कि आजकल गोवा को थोड़ा-सा अलग डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है, नेगेटिव साइड पे। और जबकि ये जो सीज़न है वो गोवा का सबसे पीकेस्ट सीज़न है, जहाँ पे लोग अपनी छुट्टियाँ प्लान करते हैं। तो गोवा के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ कि चल क्या रहा है, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये व्यूज़ आ रहे हैं कि गोवा में टूरिज़्म कम हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे-धीरे। और उसका एक नहीं, ऐसे आपको पचासियों वीडियो मिल जाएँगे जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। वहीं पे उसके अगेंस्ट कुछ वीडियोस आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं, गोवा में सब कुछ ठीक है। वो कुछ रील्स निकाल रहे हैं, जहाँ पे एक टाइम स्टैम्प लगा होता है और वो दिखाते हैं, देखिए गोवा में कितनी भीड़ है। और वहीं पे कुछ रील्स ऐसी आती हैं जहाँ पे ये दिखाया जाता है गोवा कितना खाली है। तो ऐसे वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। अभी कुछ प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स ने भी वीडियोस बनाए हैं। देशभक्त ने वीडियो बनाया है अभी। और ऐसे काफ़ी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जो इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो मेरा इसमें थोड़ा पर्सपेक्टिव है डिफरेंट, क्योंकि रिसेंटली मैं गोवा गया था दिसंबर मंथ में ही, क्रिसमस के टाइम पे, जो कि पीक सीज़न अपने आप में होता है। और इससे पहले भी साल 2018 से गोवा मैं रेगुलरली जा रहा हूँ। फॉर्च्यूनेटली हर साल मेरी एक ट्रिप, और एक से ज़्यादा, बल्कि इस साल तो मैं 2 बार गया हूँ। तो मेरी ट्रिप गोवा में लग रही है। बाय दैट वे मैं काफ़ी कुछ मेरा अपना एनालिसिस है, अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो हो क्या रहा है कि अभी एक गुट ये बोल रहा है कि नहीं, ये तो गोवा को डाउन करने की एक साजिश है, लेफ्टिस्ट मीडिया और ये सब विंग्स हैं, जो गोवा को डिमोटिवेट दिखा के, उस कंडीशन में दिखा के फॉरेन टूरिज्म को दिखाना चाहते हैं, एक लॉबी काम कर रही है। जिसमें अभी आपको दिखाया क्या जा रहा है कि वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया, ऐसी जगह पे ज़्यादा आपको टूरिस्ट मिल जाएँगे, या ज़्यादा चीप प्राइस पे आप अपनी हॉलिडे प्लान कर पाएँगे, रादर दैन इन गोवा, जहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो सबसे ज़्यादा तो यही दिखाया जा रहा है कि जो गोवा में आप वेकेशन प्लान करेंगे, इससे अच्छा आप एक इंटरनेशनल वेकेशन प्लान कर लें। तो एक तो ये एक दिखाया जा रहा है। दूसरा, फिर उसके प्रोस एंड कॉन्स कि ऐसा हो क्यों रहा है? कि गोवा में क्या माफिया है, टैक्सी माफिया है, होटल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको मैं अब स्टार्ट करता हूँ एक-एक इश्यू पे बात करना। तो सबसे पहले कि क्या गोवा खाली है? तो गोवा खाली नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि गोवा में ओवर क्राउड नहीं है। गोवा में क्राउड है, प्रॉपर क्राउड जो होना चाहिए, जिस टाइम पे होना चाहिए, वहाँ पे वो क्राउड है। एक टाइम जब था, गोवा ओवर क्राउडेड हो गया था, जब बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, आपको पैर रखने की जगह नहीं होती थी। वैसा नहीं है, बट खाली भी नहीं है। खाली कब था गोवा? कोविड के टाइम पे। मैं गोवा कोविड के टाइम पे भी गया हुआ हूँ। तब था गोवा खाली, जब आपको, अगर मैं आउट ऑफ 100 बात करूँ, 100% से अगर अगर आपका मैक्सिमम रेट होता है, तो मैंने कोविड में 10 से 15% सिर्फ ऑक्यूपेंसी मैंने गोवा में देखी है। वहाँ के बीचेस, वहाँ के शैक्स उस लेवल पे खाली होते थे कोविड के टाइम पे। प्री कोविड पे यूजुअल टाइम में 80 टू 90% गोवा क्राउडेड रहता था। एक टाइम ऐसा आया था कोविड के बाद, जब काइंड ऑफ रिवेंज हॉलिडे सीज़न और ये सब हो रहा था, ट्रैवलिंग हो रही थी, तब गोवा में टूरिस्ट 120% तक क्रॉस कर गए थे, जहाँ को लेके अभी वो नॉर्मलाइज़ होके आई थिंक 70 टू 80% में चल रहा है। पीक सीज़न जो क्रिसमस का जो मैंने देखा, मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो अराउंड 80 टू 85% था। तो डेफिनिटली वो आप कह सकते हो कि वो 100% ना होके 10 से 15% फुटफॉल कम हुआ उसका। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, हम इसके करके उसके बारे में बात करते हैं। तो डेफ़िनेटली गोवा के अपने इश्यूज़ हैं। गोवा का सबसे बड़ा इश्यूज़ यही है कि अ, बिफोर इवन गोइंग टू गोवा, मैं आपको एयरलाइन्स के बारे में बताता हूँ। गोवा की एयर टिकट्स काफ़ी चीप होती थी कुछ साल पहले तक। कुछ साल पहले एज़ इन सिर्फ़ 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। मैं गोवा की रिटर्न फ्लाइट्स दिल्ली टू गोवा सिर्फ़ 8,000 में मैंने बुक कराई हुई है। सिर्फ़ 8,000 में, आप सोचो 4,000 टैक्स वैक्स लगा के 4500 लगा लो, 9,000 के अंदर-अंदर उसमें सब कुछ आ गया। मेरा सीट सिलेक्शन, टैक्सेस, कन्वीनियंस फीस, 9,000 पर पर्सन, 8 टू 9,000 पर पर्सन वाज़ ऑल इंक्लूसिव फॉर 1 पर्सन टू गोवा।
आज के टाइम पे अगर आप गोवा की टिकट देखेंगे, तो कहीं पे भी आपको 7 से 8,000 वन वे फ्लाइट दिखती हैं, 6 से 7,000 मिनिमम फ्लाइट दिखती हैं। तो पर पर्सन मिनिमम कॉस्ट आपका 11 से 12,000 पड़ता है राउंड ट्रिप का, दिल्ली टू गोवा की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही आप यही नोशन में हर जगह का प्राइस है। अगर आप मुंबई टू गोवा देखेंगे, बैंगलोर टू गोवा देखेंगे या कहीं और का भी। तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि एयर टिकट्स ही अपने आप में इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। वहीं पे जब आप थोड़ा उन कंट्रीज़ की एयर टिकट्स देखते हैं, वियतनाम की या श्रीलंका की, तो वही टिकट आपको वहाँ की भी सेम रेट में दिखाएगा। मैंने चेक किया था, दिल्ली टू वियतनाम का रेट 11,000 का चल रहा है, 10 या 11,000 का। सेम रेट से ज़्यादा भले गोवा एक्सपेंसिव पड़ रही है। तो कहीं न कहीं 2,000 सस्ती मुझे वियतनाम की टिकट पड़ेंगी। तो डेफ़िनेटली सबसे पहला तो ये एयरलाइन्स का ही फ़ॉल्ट है। एयरलाइन्स ने ही उस चीज़ को इनकैश करने की कोशिश की है कि गोवा की पॉपुलैरिटी को अब इनकैश किया जाए, कैश काउ की तरह ट्रीट किया जाए। टिकट्स के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए और इनफैक्ट जब मैंने टिकट्स बुक कराई थी, उससे कुछ टाइम पहले जब मैं चेक कर रहा था, 15-15 हज़ार रुपए पर पर्सन की टिकट्स मुझे दिखी थी। तो डेफ़िनेटली हाँ, गोवा के एक्चुअली इश्यू से ज़्यादा फ़ॉल्ट उन कंपनीज़ का है, एयरलाइन कंपनीज़ का है, जो सबसे पहले गोवा को इनकैश करने का ट्राई कर रही थी। उसके कारण गोवा की पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली कम आई। जब इतनी महँगी टिकट्स होंगी तो कौन ही जाना चाहेगा? अगर आप फैमिली ऑफ 4 है मान लीजिए, तो 50,000 की तो टिकट टिकट हो गई है ट्रैवल की आपकी। तो मिडल क्लास तो डेफ़िनेटली वहाँ से पुश बैक करेगा। तो डेफ़िनेटली वो क्राउड कहीं और जाएगा फिर, राइट? तो ये सबसे बड़ा कारण है एयरलाइन का। दूसरा कारण डेफ़िनेटली वहाँ पे आता है आपका टैक्सीज़ का। टैक्सी का इश्यू तो वहाँ पे यूनिवर्सल है। मतलब जब से मैंने गोवा के बारे में सुना है, पहली बार मैं जब गोवा गया था, इनफैक्ट आज तक भी लेटेस्ट जब मैं गया हूँ, सेम इश्यू है, टैक्सी प्राइसेस बहुत हाई हैं, स्पेशली एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हैं, कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड आपको गवर्नमेंट टैक्सी का जो काउंटर है, वहाँ से आप बुक कराते हैं और मिनिमम रेट वहाँ पे 1600-1500 बड़ा आम रेट है। और उससे बड़ा इश्यू तब आता है जब आप अपने वहाँ पे जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं, कैलिकट में, नॉर्थ गोवा में, कहीं पे भी, कैंडोलिन, बागा, साउथ गोवा में, फिर वापस आपको एयरपोर्ट जाना है, तब आप टैक्सी करते हैं, आपको मिनिमम 1800, 1700, 2000 इस तरह के रेट्स कोट किए जाते हैं। तो गोवा में जाने का खर्चा तो अलग है ही, वहाँ पे मुझे सिर्फ़ एयरपोर्ट से आने और जाने का ही मुझे 3 से 4,000 रुपए लग रहा है। तो वो अपने आप में एक पॉकेट पिंच हो रहा है। तो वो तो हमेशा से पिंच हो रहा था, अब ज़्यादा पिंच हो रहा है क्योंकि एयरलाइन के फेयर्स भी बढ़ गए हैं। तो देखा जाए तो जो मेरा खर्चा एयरलाइन्स में ही पहले इतना हो गया है, मैं लैंड करके एयरपोर्ट पे पहुँचा हूँ, मुझे अपने होटल जाना है, वहाँ पे भी मैं 3 से 4,000 रुपए मुझे शेल आउट करने पड़ रहे हैं आने-जाने में ही। फिर ये तो इश्यू था ही, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। गोवा में उबर, ओला है नहीं। गोवा माइल्स गवर्नमेंट लेके आई, वो कोई इसको फॉलो नहीं करता है। गोवा माइल्स में आप बुक कराएँगे, क्रेडिट डालेंगे, पैसे डालेंगे, बुक कराएँगे, आपको राइड कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अल्टीमेटली आपको कैंसल करनी पड़ेगी राइड और आपका पैसा उसमें फँसेगा। वो अलग हेडेक है। तो टैक्सीज़ का तो अपना अलग इश्यू है ही। दूसरा फिर आता है आपका होटल्स। एक होटल 5 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं 7 से 8,000 रुपए भी में सेम होटल में मैं रहा हूँ। वही होटल 18 से 19,000 रुपए का आज के टाइम पे उन्होंने किया हुआ था, जब मैंने बुक कराया। सेम होटल जहाँ पे 6 से 7,000 का एवरेज रेट और जो एक्चुअल रेट इसका होना चाहिए, वो अगर आप ऐसे ट्रिपल कर दोगे, डबल भी नहीं ट्रिपल, 15,000 18,000 रुपए, तो यार कैसे कोई आप एक्सपेक्ट करोगे कोई गोवा में आके स्टे करेगा? 2 दिन भी मैं गोवा रहूँगा तो 25,000 रुपए मेरे अच्छे होटल के गए सीधे-सीधे 2 दिन के, और आप मिनिमम 2 दिन तो आओगे। ऑन एवरेज 3 से 4 दिन का ट्रिप बनता है गोवा का। तो 50,000 आपकी फ्लाइट में लग गए, 50,000 आपके स्टे में लग गए, 15 से 20,000 आपका टैक्सी का खर्चा आ जाएगा, एयरपोर्ट आना-जाना, फिर वहाँ पे आप रेंट करोगे या आप टैक्सी करोगे, जो भी है। तो 1,25,000 तो आपके ऐसे उड़ जाएँगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। 2 पर्सन आपकी, 2 फैमिली की ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं, एक छोटी फैमिली की ट्रिप, जिसमें 2 हस्बैंड-वाइफ हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, या जो भी है, 4 लोगों की ट्रिप, कोई भी उसको आप कॉम्पिटिशन बना लो आप। तो इसको देखते हुए 1,25,000 रुपए तक तो मिनिमम खर्चा बन जाता है, अगर आप एक डिसेंट गोवा का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, डिसेंट 3 टू 4 स्टार होटल में रुकना चाहते हैं। आप 5 स्टार, 7 स्टार में जाएँगे तो आपका फिर तो 2-3 लाख का तो आराम से साफ है हिसाब-किताब। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गोवा में, जो शैक्स हैं, अभी जो शैक्स पे नॉर्थ इंडियन फूड ही सारा मिलता है। वहाँ का गोवा का जो लोकल फूड है वो तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरटेक हो गया है। रियल एस्टेट बिल्डर्स जो नॉर्थ के हैं, गोवा को इतना कमर्शियलाइज़ करना उन्होंने चाहा उस हिसाब से कि एयरबीएनबी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और वो सब प्रॉपर्टीज़ को लेके इन्वेस्टर चले गए। उन्होंने शैक ओनर से डील कर ली। शैक ओनर्स को ओनर गोवन लोकल पब्लिक है, बट उसको ड्राइव नॉर्थ इंडियन पब्लिक कर रही है। ऐसे बहुत सारे शैक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया प्राइमरीली पीपल आर ऑपरेटिंग।
तो ऑब्वियसली उसमें सरचार्ज लगा दिया, टैक्सेस बढ़ गए हैं उसमें, तो खाने की एक्चुअल कॉस्ट भी बढ़ गई है। एक शैक पे अगर आप बैठते हैं, 2 घंटे भी आप बैठेंगे शैक पे, तो आप कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे, तो आपका बिल ₹2000 बन जाएगा आराम से। एवरेज शैक, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई-फाई शैक पे जा रहे हो। एवरेज शैक पे 1500 से 2000 का बिल आपका ऐसा बनेगा, आपको पता नहीं लगेगा। तो अगर आप 3 दिन में स्टे कर रहे हो और 2-3 बार भी शैक पे गए, तो 5-6 हज़ार तो आपके शैक्स पे ही चले गए सिर्फ। फिर प्रॉपर आप डाइनिंग कर रहे हो जाके, तो वहाँ पे तो 4-5 हज़ार का अलग है। हर रेस्टोरेंट का खर्चा, हर रेस्टोरेंट में बेयर मिनिमम आप पर पर्सन 1500 से 2000 रुपए एक्सपेक्ट करो, अगर आप अच्छा खाना खाते हो कहीं पे जाके। तो गोवा की डाइनिंग भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। प्लस फिर स्कूटी रेंटल्स, कार रेंटल्स का अलग ही एक स्कैम है। जो एक स्कूटी ₹300 में रेंट पे मिलती थी एक टाइम पे, आज वो ₹600 कोट करते हैं, मिनिमम ₹600। एक कार जो 700-800 में छोटी गाड़ी मिल जाती थी आपको, i10 ऑल्टो या स्विफ्ट जैसी, मिनिमम ₹1200-1300 कोट करते हैं। बड़ी गाड़ी चाहिए, थार चाहिए और वो चाहिए, वो तो 2500 3000 तक बोलते हैं। तो इतना एक्सपेंसिव अगर आप कर दोगे, और कोई भी, और छोटी-छोटी बातें हैं, सोवेनिर शॉप्स हैं, वो है, वहाँ पे आप कोई भी आइटम आपको 100, 200, 300 से नीचे मिलेगा ही नहीं। तो वो तो बड़ी छोटी चीज़ होगी, बट मोटा-मोटा ही मैंने आपको बता दिया कि एक एक एवरेज कोई भी पर्सन हॉलिडे पे जाता है, तो एयर एक्सपेंस होते हैं, होटल एक्सपेंस होते हैं, वहाँ के खाने-पीने के शॉपिंग एक्सपेंस होते हैं। इसी में ही लेके, इन्हीं सब को लेके आपका इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। प्लस फिर वहाँ का जो लोकल बिहेवियर कुछ लोगों का होता है, वो तो ये देखिए, परसेप्शन सबकी अपनी-अपनी है। सबका अपना उसमें मुझे लगता है बिहेवियर रहेगा कि कौन कैसे डील कर रहा है वहाँ की पब्लिक को। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, लोग रूड हो सकते हैं यार, उनका काम चल रहा था, बहुत पब्लिक आ रही थी। मैंने जैसे बताया कि अगर 100 का स्केल है, तो वहाँ पे 120 लोग आ रहे थे। तो ऑब्वियसली एटीट्यूड आ जाता है कि उनकी डिमांड है, तो दे वर बीइंग रफ टू द टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स। तो बिल्कुल वो एक एटीट्यूड प्रॉब्लम और टेम्परेरी हो सकती है। मैं नहीं कहूँगा कि वो इनहेरेंट प्रॉब्लम है गोवंस की, बट एक वो इश्यू डेफ़िनेटली है। अब वो हर पर्सन का डील करने का तरीका है। मुझे इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ा, जितनी बार भी मैं गया हूँ। बट हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, होटल्स के प्राइसेज़, एयर टिकट के प्राइसेज़, शैक्स में खाना एक्सपेंसिव होना, रेस्टोरेंट्स में एक्सपेंसिव होना, वहाँ का टैक्सी इश्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ सिर्फ़ कनेक्टिविटी थोड़ी इम्प्रूव की है इन्होंने। जो डैबोलिम एयरपोर्ट है, वहाँ से अगर आपको नॉर्थ गोवा जाना है, तो ब्रिजेस बना दिए हैं, वो सब ठीक है। वो क्रेज़ थोड़ा गोवा का कम हो गया ऑनेस्टली, बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न। प्राइमरीली इज़ द कॉस्ट। अगर सेम कॉस्ट में आपको फॉरेन कंट्री मिलेगी और वहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिलेगा, तो डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें निकल के आएँगी। अब इसमें एक्चुअल में कोई माफ़िया काम कर रहा है कि गोवा को डाउनग्रेड करना है या वो करना है, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। इट कैन बी द केस, वो बियॉन्ड बियॉन्ड माय अ, थॉट्स है, बियॉन्ड माय एक्सपर्टीज़ है। ऐसा हो रहा है तो भाई अब भगवान जाने। बट जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, गोवा इंडिया का एक पार्ट है। समझिए आप इस बात को, गोवा को आप हेट ना करें, आप गोवा को रीजनरेट होने का टाइम दें। डेफ़िनिटली अच्छा है लोग नहीं जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा वहाँ की डिमांड कम होगी, तो वहाँ के लोकल्स को, वहाँ के बिज़नेसेस को समझ आएगा, प्राइसेज़ को रैशनलाइज़ किया जाएगा। ये स्टॉक मार्केट की तरह हुआ है बेसिकली। एक इतना पीक पे चला गया कि वहाँ पे अब वो प्राइसेज़ थे ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, 1,25,000 तक मिनिमम खर्चा हो जाता है अगर आपका 3 से 4 दिन के लिए आप जाते हो, अच्छे होटल में रहते हो, अच्छी फ्लाइट से जाते हो, ये आपका खर्चा है। तो ये ज़रूरी था ऐसा होना, और आई थिंक प्राइसेस नॉर्मलाइज़ होंगे। थोड़ा होटल्स को भी समझ आएगा जब खाली होटल जाएँगे कुछ दिन, और टैक्सीज़ वालों को भी थोड़ा पता लगेगा, प्राइसेस को थोड़ा एक्सॉर्बिटेंट नहीं करेंगे वो लोग। और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की भी कॉल है। अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया में काफ़ी हाइलाइट हुआ है, तो गवर्नमेंट की भी इस पे अटेंशन ज़रूर जा रही होगी। मीडिया में डेफ़िनिटली ये बोला जाएगा, सीएम बोल रहे हैं, गोवा फुल है, ये सब है। बट अंदर सबको पता है, गोवा में कम हुआ है, कम से कम 15 से 20% मैं बोल रहा हूँ आपको। बट हाँ, खाली वाली वाली बात नहीं है, वैसे सीज़न में अब, हाँ, अभी से सीज़न आगे बढ़ेगा, फरवरी-मार्च में शायद आपको, और वो 60% पे आ जाए, 70 पे आ जाए, जो कि यूजुअली 80 होता था, उस सीज़न के हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं, गोवा को आई थिंक, पर इंडिया का पार्ट है गोवा, और इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टूरिस्ट फॉर्म के लिए है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में, फॉरेन में कहीं पे भी गोवा को लेके क्रेज़ बना रहे हो, हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। बट अगर हम अपनी ही कंट्री के एक स्टेट को, अपनी एक टूरिस्ट स्पॉट को थोड़ा-सा हेट दिखाएँगे और उसको डिमोरलाइज़ करेंगे, तो आई थिंक वो अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग सोशली बिहेव करें, सोशली रिस्पॉन्सिबली बिहेव बिहेव करें, और अपने ही देश को डिमीन ना करें। डेफ़िनिटली लर्निंग है और चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ही एक चीज़ को, जो हमारा एक ज्वेल है, हम उसको थोड़ा-सा डीमोटिवेट दिखाएँ कि लोग एक्चुअल में वियतनाम, श्रीलंका, वो भी कंट्रीज़ अच्छी हैं, मैं उनको कहीं नहीं लगी वो बेकार हैं। वहाँ भी जाएँ लोग, जो जा सकते हैं ज़रूर जाएँ। और बट गोवा का अपना चार्म था, है, हमेशा रहेगा। डेफ़िनेटली गोवा अभी एक्सपेंसिव है, तो अभी कुछ टाइम के लिए गोवा अवॉइड कीजिए। 1 से 2 साल वेट कीजिए, ये सब प्राइसेज़ सब नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। गोवा में इन्हेरेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोवा एज़ अ स्टे वहाँ का कोई इश्यू नहीं है कि उसके कारण वहाँ पे टूरिस्ट कम आ रहे हैं। प्राइमरी रीज़न कॉस्ट है और एटीट्यूड प्रॉब्लम थोड़ी-सी उस टाइम के लिए हाई हुई है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी लोगों की। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा तो रैशनल भी, क्योंकि मैं ना ही प्रो गोवा हूँ, ना ही एंटी गोवा हूँ। मेरा परसेप्शन बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टांस है मेरा। ऑल्दो आई लव गोवा बट इट्स नॉट दैट कि आई विल बी अगेन विजिटिंग गोवा एट द सेम कॉस्ट। मैं भी सेम कॉस्ट नहीं दूँगा। बहुत ज़्यादा पिंच करता है क्योंकि सेम कॉस्ट पे डेफिनिटली मैं भी रियलाइज़ करूँगा कि यार कहीं और चला जाए। एनीवेज़ मैं भी अब ब्रेक दूँगा गोवा का कुछ टाइम के लिए, अनलेस कुछ स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिल जाए मुझे तो बात अलग है। बट ऑन माय ओन आई वोंट बी विजिटिंग एनी टाइम सून। तो लेट अस सी, मे बी 1 से 2 साल वेट करके फिर गोवा जाके फिर आपको शेयर करेंगे कि इस ड्यूरेशन में बदलाव हुआ है, नहीं हुआ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये चैनल, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके थॉट्स क्या हैं? आप गोवा जब जब गए हैं, आपकी कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट्स में डालिए। और लेट्स मेक गोवा अगेन दैट ज्वेल ऑफ द कंट्री जो कि हमेशा से था वो और रहे आगे। इट इज़ बेटर फॉर अस ओनली। So thanks a lot for watching this video. Thank you.